साथियों, आज हमारे साथ देश बल्कि यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय जगत की संस्कृत भाषा, साहित्य और नाट्य शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। और हम पिछले 5 दिन से राजस्थान के लोग और पूरे देश के लोग उनके साथ नाट्य शास्त्र की कार्यशाला में भारत के नाट्य शास्त्र से परिचित हो रहे हैं और हमारे रूट का जो रंगमंच है, हमारी जड़ों का जो रंगमंच है, हमारी परंपरा का जो रंगमंच है, उसका हम सीखने का, समझने का, उनका मार्गदर्शन हम ले रहे हैं। हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे बड़े विनम्रता के साथ, जिससे कि आने वाली पीढ़ी है ये समझ सके कि वैसे तो उनके बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें उनकी प्रकाशित हैं, लेकिन आज ये उनसे जीवंत बात करने का मोह हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नाट्य शास्त्र के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि नाट्य शास्त्र से क्या मतलब। नाट्यशास्त्र से मोराजी में 2 आशय लेता हूँ। नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ का नाम है और संस्कृत साहित्य के जो सबसे महनीय ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। और मैं ये बात प्रायः कहता आया हूँ कि संस्कृत के जिन 5-6 ग्रंथों ने विश्व संस्कृति का निर्माण किया है और जिनके द्वारा संसार में हम जगत गुरु के रूप में जाने जा सकते हैं, उन ग्रंथों में से एक नाट्यशास्त्र है। इस प्रकार से ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पाणिनि के अष्टाध्यायी ये ग्रंथ हैं। उस प्रकार का नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है। इसने दुनिया की कला संस्कृति को बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे देश के लिए यह इतना बड़ा गौरव है कि हमारे पास आज से 2500 वर्ष पहले तैयार किया गया कला, कविता, रंगमंच, नाटक, संगीत, वास्तुशास्त्र, इन सारे शास्त्रों पर सर्वांगीण रूप में, संपूर्ण रूप में विचार करने वाला एक इतना बड़ा विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। और किसी देश के पास इतना प्राचीन विश्वकोशात्मक ग्रंथ कलाओं पर नहीं है। केवल प्राचीन होने से ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पुरखों का वैदिक काल से लगा करके और कई हजार वर्षों का जो नाट्य संबंधी, कला संबंधी, संगीत और नृत्य संबंधी उनके चिंतन की उपलब्धियां हैं और जो सिद्धांत हैं और प्रयोग कैसे करना चाहिए इनका, इस सब का बहुत ही प्रामाणिक रूप में विवेचन है। और इस ग्रंथ ने लगभग 2-2,500 वर्षों तक भारत की जो रंगमंच की परंपरा है उसको जिलाए रखा है। नाटक इसके अनुसार खेले जाते रहे, संगीत के सिद्धांत भरत मुनि ने जो बताए हैं उसके अनुसार संगीत का व्यवहार हमारे यहाँ किया जाता रहा। और बाद में अनेक ग्रंथ नाटक पर, संगीत पर, अन्य कलाओं पर जो लिखे गए, उन सब पर भरत मुनि की छाया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही आधार बना करके बाद के आचार्य उसका विस्तार करते रहे। तो इसलिए कला जगत के लिए विश्व में एक सबसे बड़ी देन हमारी नाट्यशास्त्र को कहा जा सकता है। इस दृष्टि से मैं नाट्यशास्त्र का महत्व मानता हूँ। और दूसरा, मैं यह भी मानता हूँ कि नाट्यशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं है, वह पूरी परंपरा है, क्योंकि कई हजार वर्षों की परंपरा उसमें समाई है और अनेक परंपराएं कलाओं की उनको वह सींचता रहा है। इस दृष्टि से वह एक पूरी परंपरा का पर्याय भी है। मान्यवर ये बताएं कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा गया है। यह भी हमारी परंपरा है और केवल प्रशंसा करने के लिए, महात्म्य बताने के लिए उसको पंचम वेद कह दिया गया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके पीछे पूरी एक वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि है कि उसको यद्यपि उन्होंने एक आख्यान के द्वारा, जिसको कि हम माइथोलॉजी कहते हैं, उसके द्वारा समझाया है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक सोच है और सत्य उसके पीछे है। तो सत्य तो उस कथा में जो बताया गया है वो यह है कि जब सत्ययुग के पश्चात, कृतयुग के पश्चात त्रेता युग आया और लोग
सुखी दुखी रहने लगे, आपस में कलह हुआ, ईर्ष्या हुई, तो देवताओं को चिंता हुई कि 4 वेद तो सब समाज के लिए नहीं है, सब सर्वसाधारण के लिए उपादेय नहीं है, तो एक 5वां वेद चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि 5वां वेद आप रचिए जो सबके कल्याण के लिए हो। तो एक ऐसा वेद रचा गया ब्रह्मा के द्वारा जो सबके कल्याण के लिए है, जिसके अभ्यास से, जिसके प्रयोग से दुखियारे लोगों को राहत मिले, जन जन को आश्वासन मिले, जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों, तो वह पंचम वेद कहलाया। उसी को नाट्य वेद कहा गया। तो हमारे यहाँ जो नाट्य का ज्ञान है, वो बाकी संस्कृतियों में जो नाट्य का ज्ञान है, नाटक का ज्ञान, नाटक की कला के बारे में विचार, उसमें अंतर यह है कि हमारे यहाँ नाट्य को एक वेद माना गया, पंचम वेद माना गया। तो उसमें वेदों के समान वह पवित्र है, उसकी प्रामाणिकता है, उसके पीछे देवताओं का विश्व उसमें समाया हुआ है, और सनातन ज्ञान जो कला का है वह उसमें है। तो जो भी सनातन ज्ञान की परंपरा है उसको हम वेद कहते हैं। इस दृष्टि से उसको पंचम वेद, नाट्य वेद को कहा। सर ये बताएं सर, इस आधुनिक युग में जब सब कुछ चीजें तेजी से बदल रही हैं, उसके नैतिक मूल्य बदल रहे हैं, उसकी वैल्यूज बदल रही है, ऐसे में नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी ये धारणा है कि जितनी मूल्य बदले हैं आधुनिक युग में, और क्षरण हुआ है, ह्रास हुआ है, और हम पश्चिमी सभ्यता की जो अंधी दौड़ है उससे प्रभावित हुए हैं, आधुनिकता की दौड़ से हम प्रभावित हुए हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन शैलियों को बदला है। इस सारे वातावरण के बीच में नाट्यशास्त्र की जरूरत और भी अधिक है, और उसको आगे देर अबेर नई पीढ़ी को अनुभव करना ही होगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई कलाओं की दुनिया में हमारे विश्वबोध को, जो हमारी ऋषियों की दृष्टि है, उसको प्रतिष्ठित करने का और कोई तरीका नहीं है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि कई दृष्टियों से उसकी आवश्यकता है। एक तो हम अपने रंगमंच की दुनिया में पश्चिम का जो यथार्थवादी रंगमंच है उसका अनुकरण करते हैं, और उसके अनुसार हम नाटक पिछले 200 सालों से करते आ रहे हैं, और हमारा जो रंगमंच था वो हाशिए पर चला गया है या भुला दिया गया है। तो ये तो उधार का लिया हुआ रंगमंच है जिस पर कि हम नाटक कर रहे हैं, वो हमारी देश की धरती का रंगमंच नहीं है। उससे हमारी जो जीवन शैली, हमारी संस्कृति का बोध उससे नहीं हो सकता जी। इसलिए नाट्यशास्त्र जो रंगमंच बताता है, जिसमें कि एक जीवन बोध अलग है, भारतीय जीवन बोध है, जिसमें कि जीवन मूल्य है, पुरुषार्थ बोध है, और जिसमें सारे पर्यावरण प्रकृति से एकाकार होने का अनुभव हम करते हैं। तो जितनी भी उसकी प्रविधियां हैं, उसमें किस प्रकार से सारी सृष्टि का एक अंग मनुष्य है। वो सृष्टि, बाकी जो प्रकृति है, उस पर विजय पाने के लिए मनुष्य नहीं है, उसका दोहन करने के लिए मनुष्य नहीं है, बल्कि वह उसका एक हिस्सा है। और उसी तरह से हमारे जीवन का हिस्सा ये सारा पर्यावरण है, जिनमें कि देवता विराजमान है। तो इस भावना के साथ नाटक करने का संस्कार, उसकी कला, उसकी प्रविधियां नाट्यशास्त्र हमको देता है। तो धीरे धीरे उनको जब हम अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे संस्कार बदलेंगे। तो जो मूल्यों का क्षरण हुआ है उसको छोड़ करके हम वापस अपने जीवन मूल्यों को पा सकेंगे। तो कला के द्वारा, रंगमंच के अभ्यास के द्वारा बहुत आसानी से हम जो हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं, जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उस स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अन्य किसी साधन से इतनी आसानी से इस स्थिति से नहीं निपटा जा सकता है। इसलिए नाट्यशास्त्र की बहुत आवश्यकता इस समय है। मान्यवर, ये शास्त्रीय विधाओं के बारे में कई बार इतनी जड़ता की बातें की जाती है, उससे हमारी शास्त्रीय परंपराएं नई पीढ़ी छोड़ती सी जा रही है और उनमें गलतफहमी सी पैदा हुई है। क्या आप ये मानते कि नाट्य शास्त्र की परंपरा में प्रयोग मान्य है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि तो स्पष्ट कई स्थानों पर कहते हैं कि नए प्रयोग अभिनेता करें, और हमने शास्त्र में सब नहीं बताया है। हमारे बाद भी हमारे शिष्य बताते रहेंगे, नई नई चीजें इसमें लाते रहेंगे, और ये प्रयोग तो नाट्यशास्त्र की परंपरा में बराबर होते ही रहे। और कहाँ कहाँ छूट ली जा सकती है उसके भी विधान वो बता सकते हैं
कि अन्यथा भी कर सकते हैं, इस अभिनय को दूसरी तरह से कर सकते हैं, इस अभिनय को नाट्यधर्मी से पद्धति से करें, स्टाइलाइज शैली में करें, इस अभिनय को चाहे तो लोकधर्मी पद्धति से करें। तो यह जो एक प्रकार की नमनीयता है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यह नाट्यशास्त्र के सारे विधि विधानों में हम देखते हैं। जैसे पूर्व रंग, उसमें सारा विश्वबोध उतरता है, जो नाटक शुरू होने के पहले पूर्व रंग किया जाता है। तो उसके 22 अंग हैं, तो 22 अंगों में धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से अभिनेता को, दर्शक को तैयार किया जाता है। उसमें देवताओं की स्तुति भी है, वंदना भी है, और नाटक की तैयारी भी धीरे धीरे चल रही है। अब वो एक जमाने में बहुत ही विस्तार से किया जाता था, सारे 22 अंग। बाद में यह सोचा गया कि अब इतना समय नहीं है, तो सारे अंग न किए जाएं, जितने आवश्यक लगे वही किए जाएं। तो इतनी छूट नाट्यशास्त्र हमको सदैव देता है कि जो मूल भावना है, जो मूल जीवन मूल्य है, और जो बोध, जीवन बोध है, उसको क्षति पहुंचाए बिना जितना परिवर्तन हम छोटे मोटे जो तौर तरीके हैं, प्रविधियां हैं, तकनीकें हैं, उनमें कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में बिजली नहीं थी, तो उन्होंने विधान बताया है, रंग मंडप जब बनेगा तो स्तंभ जो होंगे, 10 स्तंभ होते हैं, 10 स्तंभों में दीपक रखने के लिए स्थान रहेंगे, या जो मशाल है वो यहाँ जला करके खड़े हो सकते हैं। तो ये एक उस समय का तरीका था प्रकाश करने का, और उस समय लोग उसके अभ्यस्त थे। अब हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं, और हम रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए व्यवस्था दूसरी तरह से कर सकते हैं, तकनीकी दृष्टि से कर सकते हैं। तो अब ये संभव नहीं है कि हम दीपक जला करके और भरत के अनुसार नाटक खेलें और उससे हम प्रकाश व्यवस्था करें। अब तो हमको साधन सुलभ है, तो उससे करेंगे ही, तो उससे क्षति नहीं होती है। ये जो तकनीकी सुविधाएं जो समय ने हमको दी हैं, उनको अपना करके यदि हम नाटक करते हैं, लेकिन उसकी जो मूल भावनाएं हैं, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इतनी उसमें एक तरह से स्थिरता और गतिशीलता दोनों नाट्यशास्त्र में बराबर चलती है। सर, एक ये बताने का कष्ट करें कि जो सामाजिक बदलती परिस्थितियां हैं, समाज का जो बदलता स्वरूप है, उसमें नाट्यशास्त्र के क्या सामाजिक सरोकार हो सकते हैं? नाट्यशास्त्र में तो बहुत जोर देकर के इस बात को कहा गया है कि लोक के लिए है, लोगों के लिए है, जन कल्याण के लिए, जन साधारण के लिए है। तो यह नहीं समझा जाना चाहिए। ये भ्रांति हो जाती है कि इसमें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो नाटक बताए गए हैं वो देवताओं राक्षसों के बारे में ही है, या राम कथा, रामायण कथा, महाभारत कथा, पुराणों की कथाएं, इन्हीं पर नाटक होंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो 10 प्रकार के रूपक बताए हैं, उनमें 5 कम से कम ऐसे हैं जो कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के जीवन से संबंधित हैं। अब प्रकरण है, उसमें तो मध्यम वर्ग के ही पात्र रहेंगे। प्रहसन है, उसमें निम्न वर्ग के पात्र रहेंगे। भाण है, उसमें भी निम्न वर्ग के पात्र रहेंगे। वीथी है, उसमें भी मध्यम वर्ग के पात्र रहेंगे। तो ये उन्होंने बहुत ही संतुलन रखा है। और जो पौराणिक कथाओं के नाटक होते हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि आम जनता देखना चाहती है। आम जनता रामायण देखना चाहती है। जैसे अभी दूरदर्शन पर महाभारत दिखाया गया तो कितना लोगों ने उसको पसंद किया, या रामायण सीरियल दिखाया गया तो कितना उसको जनता ने सराहा। तो यही स्थिति थी कि लोग जिसको अपना प्रकाश स्तंभ मान सकें, जिसको आदर्श मान सकें, और जिसकी कथा ऐसी है कि जो बार बार सुनना देखना चाहें लोग, तो ऐसी कथाओं पर नाटक होते रहें। यह तो उन्होंने उस तरह के नाटक भी उन्होंने बताए, उनके विधान कि नाटक है, समवकार है, डिम है, ये पौराणिक कहानियों पर होंगे। तो जनता जो पसंद करेगी, जनता की रुचि जैसी होगी, उसके अनुसार उन्होंने कई नाटक की कोटियां बताई। और हमारे यहाँ सभी नाटक खेले जाते रहे प्राचीन काल में। प्रहसन खूब खेले जाते रहे, बहुत लोकप्रिय हुए, और बहुत ही अच्छे प्रहसन हैं। वो गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, लेकिन अंत में हमको जीवन मूल्य देते हैं, पुरुषार्थ का बोध हमको देते हैं। इसी तरह से भाण है, प्रकरण है। तो भरत मुनि का जो पूरा प्रस्थान है, जो विधि विधान उन्होंने बताए हैं, वो बड़े व्यापक हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 प्रकार के रूपक, तो प्राय आप देखेंगे कि दूसरी भाषाओं में इतने ज्यादा भेद नहीं है। तो 10 रूपक उन्होंने बताए, और फिर 40-50 उपरूपक हो जाते हैं। उपरूपकों में तो लोकनाट्य से जितने रूप हैं, उन सबको उन्होंने लेकर के बाद के शास्त्रकारों ने, जो भरत मुनि की परंपरा के हैं, उन्होंने उनको
संस्कृत में उनके लक्षण बता दिए कि ये भी होते रहेंगे उसी तरह से। तो हमारे लोकनाट्य को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया उसी परंपरा में। तो जो लोकनाट्य हमारे यहाँ होते आए हैं उनमें इसीलिए कहीं न कहीं भरत मुनि का संस्कार बना हुआ है। वो किसी न किसी रूप में पूर्वरंग करते हैं, किसी न किसी रूप में जर्जर पूजा करते हैं, आरंभ में वंदना करते हैं। उनका जो थिएटर या रंगमंच होता है वो रियलिस्टिक उस तरह का नहीं होता कि यथार्थ का हूबहू भ्रम खड़ा करें, यथार्थ की हूबहू अनुकृति करें। तो वहां तो अभिनेता बीच में कहीं वेश बदल सकता है अपना, कहीं दर्शकों को संबोधित करने लगता है। तो ये एक जादुई यथार्थ जिसको कहा गया उसका यहाँ पर खड़ा नहीं किया जाता तामझाम, या भ्रम नहीं खड़ा किया जाता हूबहू उसको कोई भी दृश्य को खड़ा करने का। लोकनाट्य में भी यही बात है। तो सारे भारतीय लोकनाट्य एक तरह से किसी न किसी रूप में उनमें नाट्यशास्त्र चला आ रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि जो पश्चिम से हमने उधार लिया है अभी तक कला की दुनिया में, और हमारे पाठ्यक्रमों में भी जहाँ जहाँ नाटक और रंगमंच का प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पश्चिम के ही नाट्य निर्देशकों को, महान नाट्य निर्देशक बहुत बड़े बड़े यद्यपि वे हैं, उनके ही विचार और उनकी ही प्रविधियां पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे देश में इतने महान रंगकर्मी हुए और उनके बारे में विदेशों के जो प्राचीन महान रंगकर्मी थे उनको जानकारी थी। जैसे जापान में जियामी 14वीं शताब्दी में बहुत ही बड़े नाट्य के महान निर्देशक हुए, उनसे ही काबुकी थिएटर जापान का चला है। तो ये उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि हमारा जो रंगमंच है वो तो भारत से आया, बुद्ध के देश से आया है, वहां से हमने लिया है। या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वो अभी भी मानते हैं कि भरत मुनि का जो ग्रंथ है उससे हमने पूरा अपना ये सारे नाटक लिए हैं, रामलीला, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इन सब देशों में जो पारंपरिक नाट्य बहुत ही कई शताब्दियों से खूब अच्छी तरह खेले जाते रहे हैं, उसके पीछे नाट्यशास्त्र की मूल प्रेरणा है। तो विदेशों में उसको माना जाता रहा और उससे प्रेरणा लेकर के वो अपना देश का रंगमंच पुराना बनाते रहे। अब जो पश्चिमी संस्कृति आई उसने एशिया के कई देशों को प्रभावित किया और उनका एक औपनिवेशिक शासन कई देशों पर रहा। तो उन्होंने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी और हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारे ऐसे भ्रांतियां उन्होंने पैदा की हमारी कला संस्कृति के बारे में। तो हमारे मन में विचार बैठा दिया गया कि नाट्यशास्त्र जैसे अब बचा ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो अब नाट्यशास्त्र का पुनराविष्कार हमको करना चाहिए, क्योंकि पिछले 200 सालों में हमसे वो छूट गया, उसका पठन पाठन खत्म हो गया, हमारे पाठ्यक्रमों में वो निर्धारित नहीं है। तो ये जो कार्यशाला आप कर रहे हैं इसके द्वारा इसकी ओर ध्यान जाएगा, उस पर रंगकर्मी किस प्रकार से नाट्यशास्त्र को अपने रंगमंच में लाएं इस पर विचार करेंगे। वो पाठ्यक्रमों में उसको फिर से सही जगह उसकी मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो नाट्यशास्त्र की आवश्यकता तो हमारे कला जगत को, भारतीय कला जगत को, भारतीय रंगमंच को बहुत अधिक है और उसके द्वारा हम अपना राष्ट्रीय रंगमंच खड़ा कर सकते हैं। हम संसार को ये बता सकते हैं कि हमारा रंगमंच, जो हमारी धरती का रंगमंच है वो ये है। हमने आपसे पश्चिम से उधार लेकर के अपना रंगमंच नहीं बनाया है, हमको उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम में जितना रंगमंच है उसकी जो अच्छी बातें हैं वो तो हमारे यहाँ सब मिल ही जाती हैं और उससे बड़ा सोच, वो बड़ा व्यापक स्वरूप रंगमंच का हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि बताते हैं। जी साथियों, अभी हम राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से नाट्यशास्त्र पे गहन चर्चा उनके विचार सुन रहे थे। वो तो अनंत ज्ञान के धनी हैं और नाट्यशास्त्र के जितने श्लोक हैं उसके एक एक श्लोक के ऊपर वो घंटों बोल सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान के धनी नाट्यशास्त्र के, मैं तो एक तरह से कहता हूं, पुनः प्रणेता, जो इस उम्र में भी पूरे देश में और विदेशों में भारतीय रंगमंच की पुनर्स्थापना, नाट्यशास्त्र की पुनर्स्थापना के जो प्रयास कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में देश की नई पीढ़ी अपनी जड़ों को पुनः सींचेगी और भारत का नाट्यशास्त्र पुनर्स्थापित होगा। वो जीवित है, अपने प्राणवान है, उसमें और हम ऊर्जा डाल सकेंगे और अपने समाज को उससे ऊर्जावान कर सकेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।